कभी नहीं पूछा है, कहियो नहीं पूछा है। हाँ। हाँ, क्या पूछा हुआ है? तो ई ना पूछा हुआ है, सर वही हुआ। हाँ, वही हुआ। हाँ, अनर्गल बोलिएगा कि वही हुआ है। हाँ, ई कहिए कि कोट पैंट मतलब कि उन्होंने सूट बूट का त्याग कब कर दिया? जैसे ही भारत 1915 में वो उतरे, तो जब उतरे थे मुंबई के अंदर में, तो वो धोती कुर्ता और पगड़ी के साथ उतरे थे। जब भारत उतरे, जब वापस आए 1915 में भारत, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ वो भारत में उतरे ही थे। अफ्रीका में वो कोट पैंट पहनते थे, अफ्रीका में पूरा वो केस उस लड़ते थे तो कोट पैंट पहनते थे अपना, सूट बूट। लेकिन भारत जैसे ही उतरे, तो जहाज से ही गांधी उतरे थे, तो वहां पर वो पगड़ी धोती कुर्ता और पगड़ी के साथ उतरे थे। गांधी के बारे में और अगर व्यवहारिक समझ रख देखना हो, तो गांधी पे एक मूवी है, बहुत रिसर्च्ड मूवी है, 1983 के अप्रॉक्स में बनी हुई मूवी है, इंग्लिश मूवी है, उसका हिंदी डब है, जिसमें गांधी के पूरे कैरेक्टर को दिखाया गया है। आप लोगों को तो नहीं, लेकिन जब मैं बीपीएससी के लिए जो कमीशन के लिए जब हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूँ, तो मेरे गांधी टॉपिक पढ़ाने से पहले प्रोजेक्टर पर 3 घंटा में वो मूवी चलवाता हूँ। पहले मूवी देखिए, बहुत बेहतरीन मूवी है, एकदम यहीं पे इंस्टीट्यूट के अंदर में ही। वहां पे तो मैंने बहुत बार बहुत सारे बैचेज में चलवाए थे कि भाई पहले मूवी देखिए, आनंद लीजिए, कुरकुरे उरकुरे लेके आइए घर से, चाय वाय पीजिए। क्या यहाँ से नहीं मिलेगा? यहाँ से खाली यही मिलेगा, है ना। आराम से मूवी देखिए, 3 घंटा 3.5 घंटे की मूवी है, लंबी मूवी है, लेकिन आनंददायी मूवी है। गांधी नाम ही है, गांधी, है ना। और उसमें 1983 की बहुत, गांधी पे बहुत सारी मूवी आई हैं, लेकिन वो मूवी 1983 की मूवी है, 1983 की मूवी है। ठीक है, तो वो ऑथेंटिक मूवी है, गांधी के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उससे जुड़ा हुआ है। उसको देखने के बाद क्या होता है, आवाज जा रहा है ना जी ऑनलाइन वालों को? उसको देखने के बाद क्या होता है कि आपको व्यवहारिक समझ आ जाता है। अच्छा, क्रोनोलॉजी से आप गांधी को समझ लेते हैं, क्रम में कि गांधी कब क्या और कैसे 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 गांधी ने क्या क्या चीजें की थी, वो आप क्रम में समझ लेते हैं। ये वहां का उसकी जो है सो उसका फायदा है। तो इसलिए लिखने उखने का मैटर थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आप क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं तो। अब मूवी सब में क्या होता है, देखते हैं ना कि आपको ऐसे ही देखते ही पूरा स्टोरी याद हो जाता है। नहीं, ऐसे कुछ पढ़िएगा तो नहीं याद होगा। आप मूवी देख के आइएगा, आप बगल वाला को सारा कहानी सुना दीजिएगा तुरंत, है ना, कि भाई आज ऐसे हुआ था, हीरो ने ऐसे किया था, हीरोइन ने ऐसे किया था, है ना, सब बात बता दीजिएगा। लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं होता है ना। पढ़ाई में थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि वो विजुअलाइज होता है, तो कोई भी चीज जब बहुत विजुअलाइज होता है ना, तो वो मेमोरी से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। हाँ, उसमें भी क्या है, मूवी का स्टोरी अच्छा होना चाहिए, मूवी आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप याद कर पाएंगे। तो बहुत बार होता है कि आप मूवी देखने गए, आप सो के आ गए, नहीं गए और सो गए आराम से, ठंडा हवा आ रहा है पीछे से, आराम से आप सो गए, क्योंकि आपको मूवी समझ में नहीं आई, है ना। तो सब मूवी वैसे याद नहीं होता है, याद वही होता है जो मूवी इंटरेस्टिंग हो, जो देख रहे हैं आपको बार बार लग रहा है कि आगे क्या होगा, ट्विस्ट बना हुआ है, तो आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो हमेशा बनी रहती है, तो उसके वजह से चीजें जो है सो होती हैं। ठीक है, खैर, चलिए साउंड आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो संविधान के बारे में कल हम लोग बात कर रहे थे, है ना। हाँ, क्या क्या रह गया? गणतंत्र हो गया था, क्या क्वेश्चन रह गया? अच्छा, आईपीसी 97, है ना। देखिए, आईपीसी 97 जो है इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत, तो इसमें बेसिकली अपराध से संबंधित है। अपराध के संबंध में मतलब कि अगर कोई अपराधी है और उसने कोई अपराध किया, तो अपराध के समय उसको जो दंड, जैसे आर्टिकल 20 में आपने पढ़ा है, आर्टिकल 20 में पढ़ा है कि अपराध के समय जो दंड का विधान होगा वही दंड आपको दिया जाएगा। माने कि पूर्व प्रभाव लागू नहीं होगा। पूर्व प्रभाव लागू नहीं होगा का मतलब यह हुआ कि आप जिस समय क्राइम किए हैं, उस क्राइम के समय उस क्राइम के लिए निर्धारित जो दंड का विधान है वही आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपके क्राइम करने के बाद कानून बदल गया हो, कुछ नया कानून बन गया हो, ठीक है, तो आपका जो दंड होगा वो उस नए कानून के आधार पे नहीं होगा। आपका जो दंड होगा वो
पुराना कानून जो जब आपने अपराध किया था उसके हिसाब से होगा। मतलब कि आप जब क्राइम करेंगे, जब भी आपके द्वारा कोई भी अपराध हुआ रहेगा, तो आपको जो सजा का प्रावधान किया जाएगा, जो आपको सजा दिया जाएगा, उस सजा आपको दिया जाएगा आपके अपराध के समय के दंड के हिसाब से, अलग से आपको। क्या आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस इसमें एड ऑन है, अलग से ऐड किया गया है कि सभी लोगों को मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन का भी राइट है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई आपको मारने आया, ठीक है, तो अब मारने आया, वो इंटेंशनली आपको मारने आ रहा है, आपको पता चल गया कि आपको मारने आ रहा है, तो अब ऐसे में आप भी उस पर वार कर सकते हैं। इस वार के दरमियान यदि वो आदमी मर जाता है तो आप पर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, आप पर ये चार्ज नहीं लगेगा कि आपने इंटेंशनली मारा है। आप ये कहेंगे कि हमने मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मारा है, आत्मरक्षा के लिए मारा है, तो वो भी अपराध, मतलब अपराध का ही अंग है। हाँ, लेकिन अब है कि प्रूव करना पड़ेगा, है ना, कि एकदम प्रूव, लीगली प्रूव होना चाहिए कि आपने ऐसे सिचुएशन में किसी को मारा है कि अगर आप नहीं मारते तो सामने वाला आदमी आपको मार देता। अगर ये प्रूव हो जाएगा तो आपको दंड नहीं होगा। लेकिन यदि अगर आप प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत जटिल प्रोसेस होता है, तो इससे मतलब हर अपराधी बच जाए, है ना, किसी को मार देगा, कह देगा कि हमको मारने आए थे तो हम उनको मार दिए, तो इसमें तो दंड नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सतर्कता के साथ इसका प्रयोग किया जाता है कि वहां इस तरह के सेल्फ प्रोटेक्शन के मैटर में अगर आपने गोली से किसी को मारा है तो वो ये भी देखा जाता है कि भाई किस सिचुएशन में गोली चली है, गोली का लेंथ क्या है ना, क्योंकि जब ट्रेनिंग में आप जाते हैं, ट्रेनिंग जब होती है तो उसमें सब कुछ बताया जाता है कि अगर पोस्टमार्टम जब होता है ना, तो पोस्टमार्टम अगर ईमानदारी से हो जाए तो डॉक्टर सब बता देगा कि आदमी कैसे मरा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब बता देता है कि आदमी अपने आप से अपने आप को मारा है कि कोई और उसको मारा है, क्योंकि मारने के एंगल से, है ना, पता चल जाता है कि अगर किसी ने स्वयं आत्महत्या किया है, फांसी लगा लिया है, कि कोई उसका गला दाब के मार दिया है, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। कोई जहर खा के मरा है कि कोई जहर दे के मारा है, ये भी पता चलता है, क्योंकि उस समय का टाइम वेरी करता है। जब मरने वाला टाइम जो देखता है डॉक्टर, है ना, कि अगर उस समय उससे पहले आदमी की क्या एक्टिविटी थी, कोई दूसरा दे रहा है तो उस समय उसके मनोभाव, उसकी मनोवृत्ति कुछ और चल रही होगी। आज स्वयं ले रहा है, उस समय उसका मनोभाव, मनोवृत्ति कुछ और चल रहा होगा। और आजकल तो अब आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, तो एआई तो और भी मतलब गहरा चीज है, तो बहुत सारा चीज पता लगा लेगा। तो मतलब एक तरफ तो एआई बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है, होगा भविष्य में, कि बहुत तरह के जटिल से जटिल अपराध को सॉल्व कर देगा। लेकिन एक इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये भी होता है कि ये खुद भी क्राइम करवा देगा। ये खुद ऐसा चीज है कि इसके वजह से बहुत बड़ा बड़ा क्राइम हो जाएगा, ये खुद ही ऐसा चीज है ना। तो इसलिए इसको लेकर के थोड़ा सा बच बचाव करने की आवश्यकता रहती है, नहीं तो दिक्कत होने का संभावना रहता है। हम्म, किसका? रोबोट का भी है ना, रोबोट का भी हो सकता है। विज्ञान में कोई भी चीज आपका डेवलप हो रहा है तो उसका आपके मतलब यूज पर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। अगर सही यूज करिएगा तो आपके लिए लाभदायी है, अगर गलत यूज करिएगा तो आपके लिए बुरा है, ये दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये एक तरफ तो अपराध के समय की सजा की बात करता है, साथ ही आत्मरक्षार्थ भी बात करता है, सेल्फ डिफेंस की भी बात करता है कि अगर आपको कोई मारने आया है, ऐसे में आप अपने आप को बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बचाने के कोशिश के दरमियान किसी को चोट लग गया, ऐसे जगह चोट लग गया कि उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो इस स्थिति में आपको दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने सेल्फ डिफेंस में किया है। लेकिन इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है कोर्ट के सामने, क्योंकि अगर सामने वाला ऑपोजिशन पार्टी बहुत तगड़ा हो तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, बहुत समस्या होता है। एक घटना घटी थी हमारे यहाँ अभी कुछ दिन, 3-4 महीने पहले की बात है। वो उसमें हालांकि निष्पक्षता से सब जांच उच नहीं किया करता, तो कुछ मैटर सब समझ में आया था कि यूपी नहीं है, अपने बिहार में, मैं अपने होम टाउन का इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो वहाँ क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, तो अचानक से ऐसा हमको तो सूचना मिली, फोन पे सब बताया कि ऐसा ऐसा घटना घटी है। तो हम लोग का गांव के मतलब घर के जस्ट अपोजिट, थोड़े डिस्टेंस पे, सामने में नहीं, थोड़ा और काफी डिस्टेंस में एक बांध है, और बांध के नीचे नदी है, और वो नदी गंगा से कनेक्ट होती है। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, और उसका पास्ट क्या था किसी को नहीं पता, क्योंकि उसका व्यवहार बड़ा अच्छा था सबके साथ,
और सबके साथ अच्छा व्यवहार था, लेकिन उसके पास्ट इंसिडेंट क्या हुए थे ये किसी को खास मालूम नहीं था। तो अचानक से एक सुबह हमें क्या होता है कि पता चलता है कि वो आदमी का बॉडी जो है सो वहां पर पड़ा हुआ है, उसकी बाइक लगी हुई है, स्टैंड पे लगा करके उसको रखा गया है, माने गाड़ी प्रॉपर खड़ी है एकदम स्टैंड पे लगा करके। उस आदमी का बॉडी नीचे पड़ा हुआ है, और वहीं पे जो आर्म्स है, जो आर्म्स हो सकता है वो नहीं, वो नहीं। और वो भी अच्छा आदमी है, उसको भी लोग जानते हैं, वो मतलब इस सब काम नहीं कर सकता है। वो आदमी तो घूम घूम करके सबके पास पैर पड़ रहा है कि भाई जो हो सके हमारा जांच करा लीजिए आप लोग, है ना। हम मतलब हम कभी इस सब तो कर ही नहीं सकते हैं। एक तो मेरा पैसा भी फंस गया, अगर हमको तो हमको अपना पैसा ले लेते कम से कम, तो हमको तो हमारा पैसा भी नहीं आया। तो अब है कि देखिए, बहुत सारा आदमी का दिखता चेहरा कुछ और है, अब पास्ट में उसका कुछ और भइल है। तो इसे बहुत मुश्किल होता है कि कब कौन सा चीज आपको कहाँ पे डिस्टर्ब कर देगा। ये ये है। वो आदमी वो पॉलिटिक्स में बड़ा इन्वॉल्व रहता था, है ना। पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व होता है, कौन पॉलिटिकली इंटरेस्ट किसी का हो, है ना। गांव में पंचायत का चुनाव बहुत खतरनाक चुनाव होता है ना। उसमें उसका बड़े स्तर पे इन्वॉल्वमेंट था, है ना। हम लोग हैं जितना सब है, मुखिया जो है ना, वो मुखिया सब इतना पावरफुल है, मतलब ये है, जो उनका बैकग्राउंड सब है, मतलब बहुत स्वच्छ बैकग्राउंड नहीं है, बहुत साफ सुथरा नहीं है, हाँ बाहुबली टाइप के लोग हैं। तो अब उससे झगड़ा मोल लिया, फिर झगड़ा मोल के दूसरे ग्रुप में चला गया, तो फिर दूसरा ग्रुप उतना प्रोटेक्ट करे ना करे, उस आज जस्टिस के लिए कम से कम उसके ग्रुप को आना चाहिए सामने, क्योंकि जस्टिस कराए, कम से कम जा करके निष्पक्षता से जांच कराए। तो बहुत से को तो लगता है कि कहीं उकड़े में से कोई होगा। दुश्मन से ज्यादा आपको डर नहीं लगता है, दोस्त से लगता है जी।
दुश्मन से तो आप सतर्क रहते हैं। आप असतर्क कहां रहिएगा? अपने आदमी के साथ। आपको अगर पता है ना किसी का झगड़ा है, तो आप वहां जाइएगा भी ना, तो सतर्क रहिएगा कि भाई हमको नहीं खाना है, चाहे नहीं पीना है, चाहे कुछ नहीं करना, अपना सब चीज प्रॉपर करिएगा। लेकिन जो आपका दोस्त है, उसके साथ तो आप एकदम ही रहते हैं। तो, तो वही तो कहते हैं कि एगो होता है कि भाई मैंने दुश्मनी निभाने के लिए दोस्ती सबसे अच्छा तरीका होता है। कि भाई अगर कोई भी आपको साथी कर लेगा तो आराम से वो आपका दुश्मनी निकाल लेगा। तो लेकिन कहने का मतलब है कि इसलिए देखिए, अभी का टाइम ऐसा है ना कि आप अगर अपना तीनों आंख, दो आंख से काम नहीं चलेगा, तीन, ये ब्रेन, ये आंख, ये आपका अगर खुला नहीं रहेगा तो आपके साथ कहीं भी धोखा हो जाएगा, कोई धोखा कर देगा। इसलिए इन दो, जो सखी सारी दुनिया की खुली हुई है, तीसरी आपकी खुली होनी चाहिए कि पर्दे के पीछे का भी बात आपको समझ में आए, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है ना। और विश्वास जहां तक करने की बात है तो केवल स्वयं पर करें, केवल स्वयं पर, है ना। और स्वयं से अलावा अगर दूसरा ज्यादा करना है तो अपने माता पिता पर करिए, बाकी किसी पर मत करिए। कि कौन कब बदल जाएगा कौन जानता है जी? कोई नहीं जानता ना कौन कब बदल जाएगा। आप न्यूज पढ़ते हैं, आप घटनाक्रम को देखिए ना, देखते हैं घटनाक्रम देख करके लगता है यार किस पे फेथ करेंगे आप, है ना। किसी को भी, मुख्यमंत्री का तो चलिए बदलना वो अलग मैटर है, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी जो है चीज है, वो आपको कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए स्वयं पर फेथ रखना, अपने माता पिता पर फेथ रखना, अपना से जरूर प्रयास करना कि हमसे कोई गलती ना हो। ऐसा होगा भी नहीं कि आपसे कोई गलती ना होगा, गलती तो होगा ही, जीवन में तो गलती एक आध दो तो होंगी, लेकिन गलती ऐसा ना हो कि आप किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर दे, बहुत ज्यादा किसी को परेशान कर दे, ये आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। और ना ही किसी को चीट करना चाहिए, किसी को कभी धोखा ना दे, चीट ना करे किसी के साथ। आप किसी को ऐसा कभी इसके साथ ऐसा बर्ताव ना करें कि वो जो है सो आपसे बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए। ये दो चीज का ख्याल रखिएगा तो आराम से आपका लाइफ ठीक ठाक स्थिति में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर कहीं किसी को चीट कर दिया, उसको मालूम चल गया, तो दूभर तो हो जाएगा ना जीवन आपका, आप अपने नजर में भी गिर जाइएगा। और दूसरा कि अगर आप जो है सो मतलब किसी को ऐसा बात बोल दिए, हो सकता है गुस्सा में आदमी को नहीं समझ में आता, बहुत तरह का बात किसी को बोल देता है, लेकिन बाद में उसी बात के लिए आपको स्वयं भी ग्लानि होता है कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, है ना। तो ऐसे में आप हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो इतिहास में एक शासक है गुप्त काल में, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने एक पॉलिसी चलाई थी, धरनी बंध। धरनी बंध का मतलब था पूरे पृथ्वी को बांध देना। तो पूरे पृथ्वी को मतलब जीत लिया था सब जगह से, लेकिन सबको जीतने के बाद उसका जीत हमेशा अस्थाई रहा, जब तक वो रहा तब तक अस्थाई रहा। रीजन क्या था? वो जीतता था, आज जीतने के बाद अपना अधीनता स्वीकार करा करके कह देता था कि भाई आप अपना चलाओ राज, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक सक्सेसफुल क्यों हुआ जी? अशोक का देखिए दिमाग कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में खूब मारकाट मचाया, है ना। जो सामने बैठा उसको धर के मार दिया, मार के काम खत्म कर दिया। अब मार देने के बाद क्या कहा? बुद्धम शरणम गच्छामि। सबको मार दिया और तलवार धर के हाथ जोड़ दिया। कहा ना कि इतना व्यापक रक्तपात करना हमको बहुत, मने अब समझिए कि बहुत हमको गलती हो गया मेरे से, हमको सब माफ कर दीजिए, अब हम कहियो तलवार नहीं उठाएंगे। इट्स अ स्ट्रेटजी, रणनीति था। क्योंकि जिसको जिसको इसने मारा था उस सब कह रहा था कि अच्छा रुक जा, अभी तो हम कमजोर है ना, तुम बूढ़ा होगा, हम जवान होंगे, हम ताकतवर होंगे, अब फिर हम बदला लेंगे तुमसे। अशोक को पता था कि बदला तो हमसे लिया जाएगा, तो कोई बदला का भाव किसी के मन से खत्म कर देना है तो उसके मन में अपने प्रति प्यार पैदा कर दीजिए, बदला का भाव खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जितना सामने वाला आपके प्रति ईर्ष्या रखेगा, बदला का भाव उतना ही जलते रहेगा। अशोक को पता था कि सब हमारा डर से खाली डरता है, ईर्ष्या तो सब करता है मेरे से। तो अंतिम में क्या कहा कि हम हथियार उठेबे नहीं करेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, अहिंसा परमो धर्म। ऐसा ऐसा लेक्चर दे दिया कि आम आदमी को लगा कि अब हम क्या मारे इसको, अब क्या इससे बदला ले। अभी तो खुदे कह रहा है कि झगड़ा करना बुरा बात है, मारकाट मचाना बुरा बात है। ये बात कब कहा? जब सब जीत लिया तब कहा, कुछ बचा नहीं था अब जीतने के लिए। तो उसको पता था कि तलवार के बल पर जीती हुई जीत को अगर अस्थाई बनाना है तो उसको मस्तिष्क के स्तर पर जीतना पड़ेगा। यहीं पर कौन फेल कर गया, ये काम कौन नहीं कर पाया?
ये काम नहीं कर पाए मध्यकाल के शासक, मिडेवल रूलर्स ये काम नहीं कर पाए, इसलिए उनका इंपरर कभी बहुत बड़ा नहीं बन पाया। ये अपना इंपरर बड़ा बना लिया। सबसे बड़ा अभी भी भारत के इतिहास में सबसे बड़ा इंपेरर मौर्यों का इंपेरर था। ईरान तक भारत की सीमा थी। ईरान ईरान हमारा पड़ोसी था मध्य एशिया में, इतनी बड़ी हमारी सीमा थी। राजधानी पाटलिपुत्रा, यहां से शासन चलता था, अशांतिपूर्ण चलता था, क्योंकि सब लोग जानता था कि हमारा राजा बहुत बढ़िया है, हमारा राजा जो है सो जनता को तंग नहीं करता है। एक आध बार उससे गलतियां हुई, सार्वजनिक तौर पर उसने गलतियों को स्वीकार किया, और स्वीकार करके वो कहता है कि हमको हिंसा हिंसा नहीं कर रहा है। उसकी पॉलिसी थी। अब पॉलिसी का रिजल्ट ये हुआ कि आराम से वो जो है सो सक्सेसफुली हो गया। तो देखिए, शासक कोई ऐसा ही नहीं बनता है। तो कहते हैं कि कोई शासक बन गया, शासक बनने के लिए बहुत आपको दिमाग का जरूरत होता है, खाली किताबी ज्ञान नहीं। किताबी ज्ञान से तो सारा साइंटिस्ट शासक होता है। व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकलिटी से कैसे आप कनेक्टिविटी बनाएंगे, है ना, व्यवहारिकता आपको कितना अच्छा से समझ में आता है, कैसे आप दुश्मन को भी अपना बना लीजिएगा, ये आपका कला होता है। वही है, बिल्कुल एकदम सही बात है। ये अपने जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, ये आदमी उतना ज्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी ना है जी। मनमोहन सिंह तो इनसे कई गुना पढ़े लिखे थे ना, लेकिन लोकप्रियता इनकी ज्यादा है। इस आदमी को पता है कि कैसे कंट्रोल करना है जी। ये आदमी को पता है कि कैसे अपने साथ लोगों को खींचना है। आप देखे थे ना वो अभी एक आदमी को रील, एक आदमी ऐसे रुद्राक्ष का माला लेके से दिखा रहा है। ये आदमी कहता है कैमरामैन को, कैमरामैन वो ले लो प्रसाद लेके बाबा मेरे लिए आए हैं। समझ रहे हैं? वो आदमी एक प्रधानमंत्री है, इतना छोटा बात पर ध्यान दे दिया। अब समझ रहे हैं? अब वहां बैठा जितना आदमी होगा ना, चाहे जितना लोग देख रहे उसके दिमाग यार इतना बड़ा आदमी है, इतनी छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है। एक छोटी बच्ची रैली में गई थी, वो एक फोटो दिखा रही थी, ये आदमी उसको पकड़ लिया, कह रहे वो बच्ची देखिए मेरे लिए क्या लेके आई है। समझ रहे? यह स्ट्रेटजी, इसमें कुछ नहीं है, यह रणनीति कि हमको कैसे लोग से कनेक्ट कर लेना है। वो कहा एक आदमी को, लेकिन 1 करोड़ आदमी को लगेगा कि देखिए देश का प्रधानमंत्री छोटा से छोटा बात का ध्यान रखता है। अब भरे कहिए, अब ये होता ना कि आप कहिएगा कि बेरोजगारी दे दिया, आप कहिएगा कि गरीबी दे दिया, लेकिन फिर आपको लगेगा कि नहीं आदमी ठीक है, क्योंकि वो माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया। अब माहौल क्रिएट कर दिया, बस दिक्कत हो जाएगा। यही स्ट्रेटजी में यही कहता हूं कि यही सब स्ट्रेटजी विपक्ष को भी अपनाना चाहिए, यही सब स्ट्रेटजी करना चाहिए, क्योंकि आपको जीतना ही ना है, तो जीतने के लिए सब करिए ना भाई, है ना। जितना बढ़िया से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, लोग को अपना बना सकते हैं, लोग में अंदर विश्वास जगा सकते हैं, लोग आप पर विश्वास करे। अभी देखिए जबरदस्त चीज दिया है तेजस्वी ने, मंच वैसे बैठ गया जवान, कह रहा ले अब चलने नहीं जा रहा है, अब इलाज आप पूरा बेल्ट बड़का बनले है। सभा में देखिए, अब सभा में कपड़ा उठा कर देखो तो हमारा बेल्ट बनल है, देख रहा है, ये होता है इमोशन। अब जनता क्या समझेगी यार, कैसा नेता है मेरा, युवा नेता है, लगातार अकेला रैली कर रहा है, पेट दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द सब कर, तब भी नहीं छोड़ रहा है, इमोशनल अटैचमेंट। अच्छा आपको बेल्ट बदले है तो आपको जनता को दिखाने की जरूरत है, लेकिन दिखा कर गलत नहीं किया उसने, ठीक किया, क्योंकि हमारे यहां वोट संवेदना पर ही पड़ता है। जब तक संवेदना नहीं होगा ना, चुनाव के दिन जौन विधायक पिटा गया उसको जीतने का श्योरिटी हो जाता है। वो फाटले कपड़ा पहन के घूम देगा पूरा गांव में, देखिए हमरा मार दिया, हमरा मार दिया, मार दिया। लोग तुरंत भावना में आ जाएगा, लोग तुरंत वोट देगा। आपका विकास, आपका बेरोजगारी सब गया पीछे, लोग यार इसको पीट दिया धर के, इसी को वोट दो। संवेदना और सहानुभूति हम लोग के देश में खूब चलता है। संवेदना और सहानुभूति नहीं चलता तो राजीव गांधी रिकॉर्ड तोड़ वोट नहीं जीतते, है ना। तो संवेदना और सहानुभूति हम लोग के यहाँ खूब चलता है। तो जो सहानुभूति बटोर लिया उसको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है, आज जो सहानुभूति नहीं भी तोड़ पाया उसको तो दिक्कत होवे करेगा। खैर, तो यहां पे हम लोगों ने बात किया था आपको कि हम्मुराबी ने सबसे पहले संविधान के बारे में बातचीत की थी। अच्छा, तो आप एक बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संविधान का पहला प्रारूप जो था, फर्स्ट ड्राफ्ट, वो कौन तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने। गुड, मोतीलाल नेहरू जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट, है ना। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप, भारत में लिखेंगे कि भारत में भारतीय संविधान का पहला प्रारूप
संविधान का पहला प्रारूप मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत तैयार किया गया था। तैयार किया गया था। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसको तैयार किया गया था, ध्यान रखेंगे। अब ये भी लिख लेंगे कि साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, तो संविधान का पहला प्रारूप मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था नेहरू रिपोर्ट के रूप में। किसके विरोध में? तो साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन के विरोध में ये किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब ये जहां पे बात हो रही थी, और संविधान के संबंध में आपको पता है कि जो ऑफिशियली डिमांड पहली बार संविधान का हुआ वो 1934 में हुआ था एम.एन. रॉय के द्वारा, है ना। लिख लेंगे 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा पहली बार संविधान सभा का मांग किया गया। ठीक है, तो संविधान सभा का मांग सबसे पहले व्यक्ति के तौर पे किसने किया? एम.एन. रॉय ने किया। ठीक है, हाँ हाँ, ये 1928 होगा, 1928। ठीक है, और 1934 में एम.एन. रॉय। ध्यान रखेंगे, ये बीपीएससी ने पूछा था किस पार्टी के नेता थे, ये नहीं पूछा कौन पूछा था, सीधे पूछ दिया कि मांग करने वाले किस पार्टी के नेता थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान रखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। हाँ, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और इन्होंने पहली बार संविधान सभा का डिमांड किया। हाँ, तो हाँ, मेंबर थे। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। ठीक है, अब देखिए, तो ये संविधान का डिमांड तो कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज सब सुन नहीं रहा था, है ना। लेकिन अंग्रेज सब सुनना कब शुरू हुआ? किया सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में। जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में अंग्रेजों ने यह सोचा कि भाई भारतीयों को अपने साथ मिलाना है, तो मिलाने के लिए भारतीयों का कौन सा बात मान लिया जाए जिससे कि लोग मिल जाएगा। तो सोचा कि भारतीयों का डिमांड क्या है, तो डिमांड है संविधान कब बनेगा, तो स्वीकार कर लिया कि संविधान हम बना देंगे। तो नोट करके लिखेंगे, क्या बता सकते हैं आप लोग संविधान को सबसे पहली बार अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए संविधान बनाया जाएगा? हाँ, 36 में। क्या हुआ था 36 में? हम्म 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 36 में ही। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, है ना। लिखेंगे कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत, अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत अंग्रेजों ने पहली बार, भारतीय संविधान के निर्माण की बात स्वीकार कर ली। भारतीय संविधान के निर्माण की बात स्वीकार कर ली। भारतीय संविधान के निर्माण की बात स्वीकार कर ली। ठीक है, लेकिन वही बात कि
बात तो स्वीकार कर लिया लेकिन डेट नहीं बताया कि कब बनाएंगे। उसमें कहा क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तब। वादा किया कि भाई हम वादा करते हैं आप हमारा सपोर्ट कर दीजिए, हम द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम आपका संविधान बना देंगे। संविधान बनने के बाद तो स्वीकार कर ही लिए, बना भी देंगे लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो भारत का जो नेता लोग था वो कहा कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुम यही सब वादा किया था हम लोगों से कि बहुत सारा सुविधा देंगे, बहुत सारा रियायत देंगे, लेकिन बदले में क्या मिला? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। हमें कुछ अच्छा तो मिला नहीं, तो इसलिए इस बार हम लोग भाई मानेंगे नहीं, है ना। वादा तो टूट जाता है ना। आज तक कोई वादा किसी का पूरा हुआ है जी? नहीं हुआ है। कोई आदमी किसी से वादा करे कि हम आपको ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो उसको क्या करना होता है कि भाई बेशक आपको जो मर्जी सो करिए, वादा मत करिए, क्योंकि ये टूटेगा तो दर्द होगा, दुख होगा, है कि नहीं। तो काहला वादा वादा करिएगा, आपको जो मन हो सो करिएगा, लेकिन ये मत कहिए कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। जितना तक हो सके उतना तक जरूर करिए, नहीं तो मत करिए। भारतीय नेताओं ने विरोध कर दिया कि नहीं, अगस्त तक हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने इसके पहली बार, इसका महत्व तो यही है कि अंग्रेजों ने पहली बार इसी टाइम स्वीकार किया कि हम भारतीयों के लिए संविधान बना के देंगे। भारतीय नेताओं ने बहिष्कार कर दिया, विरोध कर दिया, क्योंकि डेट नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म होगा किसी को नहीं पता था, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। और इसको थोड़ा सा हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये ऐसा समय था जब गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन ये सब कर रहे थे। तो अंग्रेज सब सोचता था कि भाई भले भारत के आदमी सब हमारा बात नहीं माने, अभी बड़े हमें सपोर्ट ना करे, लेकिन कम से कम शांति बना के रखे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्रिप्स मिशन को भारत भेज दिया, है ना। 1942 में भारत क्या आया, क्रिप्स मिशन, है ना। क्रिप्स मिशन भारत आ गया। अब जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो क्रिप्स में 3 लोग थे। क्रिप्स मिशन में कितने लोग थे? 3। कौन कौन? हाँ हाँ, क्रिप्स, गुड। एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और सर स्टोफर्ड क्रिप्स, है ना। नहीं, यहां पर क्रिप्स ही अध्यक्ष थे, नाम ही है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स अध्यक्ष था, ठीक है। यहां पे अध्यक्ष थे सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो अध्यक्ष थे। और 2 लोग और इनके साथ था, एगो थे एवी अलेक्जेंडर और दूसरे थे पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। तो ये 3 लोग थे। अब देखिए, क्रिप्स आया था इसीलिए कि किसी तरह से भारत के लोग को मना लिया जाए। क्या मना लिया जाए? कि भाई आप हमको सपोर्ट करिए। इसके साथ आपको एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय चर्चिल था, ठीक है। इसके समय चर्चिल था और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी वहां, है ना। तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और चर्चिल प्राइम मिनिस्टर था, चर्चिल प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। चर्चिल प्राइम मिनिस्टर था, ओके। हाँ, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो ये कमीशन आया था, इसका उद्देश्य था कि कैसा हूं भारत के लोगों को क्या किया जाए, सपोर्ट में ले लिया जाए कि हमको आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के पास गया तो कांग्रेस ने बोला कि बोलिए क्या बात है। इसने कहा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम जो है सो तुरंत सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, हम अगला प्रोसेस शुरू कर देंगे और हम लोग आपकी इंडिपेंडेंसी पर भी विचार करेंगे कि हम स्वतंत्रता भी दें और साथ में संविधान का भी काम कर दें। तो गांधी नेहरू थे, गांधी जी ने भी कहा कि देखिए वो सब बात बाद में है, हमको लोग को फिलहाल एक बात बताइए कि संविधान हमारा कहिया बन रहा है। तो कहा कि देखिए संविधान नहीं बनाने के लिए तो हम आए हैं, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बनाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ये तो अजीब बात है, कि इसलिए गांधी ने कहा कि भविष्य के तिथि में भुगतान होने वाला चेक, है ना। इसको क्या कह दिया क्रिप्स को? भविष्य की तिथि में भुगतान होने वाला पोस्ट डेटेड चेक।
कि भाई नेहरू ने नहीं कहा था, गांधी ने कहा था। ठीक है, तो अब जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा, माने भविष्य की तिथि में भुगतान होने वाला चेक। अभी कह रहा था कि हम आगे कर देंगे। अब आगे कब करोगे भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आगे आपको कब होगा। तो यहां पर कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया, कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस ने कह दिया कि आप जब तक हमको डेट नहीं बताइएगा ना, तब तक हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आप डेट बताइए कब करिएगा। आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो उधर ना चल रहा है, हम लोग यहाँ थोड़ी चल रहा है, हम लोग यहाँ प्रोसेस शुरू कर दीजिए। तो ये बात कोई नहीं माना। फिर एक देखा कि अब तो कांग्रेस तो बात सुन नहीं रही है, तो गया जिन्ना के पास। तो जिन्ना मुस्लिम लीग, जिन्ना से जाके कहा कि सुनिए, जिन्ना ने कहा क्या बात है भाई। इसने कहा कि देखिए आपका जो है सिस्टम सब जो चल रहा है, उसमें उसने कहा कि आप हमको कम से कम सपोर्ट कर दीजिए, कांग्रेस तो नहीं कर रही है, आप कर दीजिए। तो जिन्ना तेज आदमी था, जिन्ना सोचा कि यार अगर हम कर दिए, हमको कुछ नहीं मिला तो अकेले हमारी बेइज्जती हो जाएगा। तो देख रहा था कि कांग्रेस क्या कर रही है, देखते हैं। छोटा भाई बहन घर में होगा ना, तो पहले बड़ा वाला का ध्यान देगा कि वो क्या कर रहा है। वो जो कर रहा है उसके ही राह कदम पर वो चलेगा पीछे से। ऐसे कि पता है कि अगर आपको कोई चीज का परमिशन मिल गया तो उसको भी मिल जाएगा, अगर वहीं स्टे अदर लग गया तो नीचे तो नहीं मिलेगा। तो जिन्ना यह देख रहा था कि कांग्रेस का क्या एक्टिविटी है। तो देखा कि कांग्रेस ने तो ये कह दिया सीधे क्रिप्स से कि सुनो हम तुमको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बताओ पाकिस्तान कब बनेगा। अब लीजिए, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, सिलेबस से बाहर का, ये पढ़ के भी नहीं किया था। अब मान लीजिए आपको सिलेबस कुछ दिया, एग्जाम कुछ और पूछ दे। इसका सिलेबस एक ही था कि भारतीयों को किसी भी तरह से मिला लो, ठीक है, चाहे जो विधा हो मिला लो, ताकि वो लोग इसमें सपोर्ट करें हमारा। इसका एक ही सिलेबस था। और जीना दूसरा सिलेबस खोल दिए। जीना करें कि बताओ अब इसको बड़ी पक्की पाकिस्तान कब बनेगा। अब बड़ी दिक्कत हो गई कि पाकिस्तान कब बनेगा, कैसे बनेगा भाई। तो इस चक्कर में यहां पर जो है सो दिक्कत हो गया, है ना, कि पाकिस्तान कब बनेगा। अब ये कह दिया कि भाई देखिए अब पाकिस्तान के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, माफ कीजिए, लेकिन हाँ हम प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान पर भी जल्दी से जल्दी निर्णय आ जाए, आप हमको तत्काल सपोर्ट कीजिए। जिन्ना तेज आदमी था, बोला कि नहीं नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम सपोर्ट कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो वो भी कहा कि जब कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम भी नहीं। तो भारत के जितनी भी बड़ी पार्टियां थी उनमें से किसी पार्टी ने क्रिप्स मिशन को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया, ना ही कृष्ण का कोई क्रिप्स मिशन का कोई सम्मान किया, क्योंकि क्रिप्स में स्पष्ट तौर पे डेट का चर्चा नहीं था। जिन्ना नहीं किए, है ना, क्योंकि जिन्ना को भी पता था कि हम कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक साथ अगर जैसे मान लीजिए कि एक आदमी का क्लास में मान लीजिए बेइज्जती हो गया कोई बात पर, है ना, तो सबको तो नहीं आज बेइज्जती हुआ। अब पूरा क्लास का हो जाए तो कोई किसी से कहने लायक नहीं रहेगा, है कि नहीं। देखते हैं, अच्छा हम कोई सवाल पूछते हैं उसमें सब चुप रहे, एगो कोई बता दे तो लगता है ना यार ये किसे बता दिया, है कि नहीं। सब चुप रहे तो किसी को खराब नहीं लगता होगा कि सब बराबरे है कि नहीं। होता है ना कि भाई जब कोई नहीं बताया मतलब कि सब लेवल एक है, एक अगर कोई बता दिया तो सब सोचे किसे बता दिया, तो वो अपना ही रहता है। तो वही जिन्ना कहा था कि देखा कि अगर कहीं फंस गए तो हम लोग फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिएगा, कहा था कि एगो फैमिली ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो हस्बैंड वाइफ उसका बच्चा उसकी माँ थी, तो सब विदाउट था, सब विदाउट टिकट था। तब विदाउट टिकट था तो टीटी आया, टीटिया बोला कि भाई टिकट दिखाओ, तो टिकट नहीं था, उसको डांट दिया। और डांट का दिया थोड़ा उरेट टीटी था, एक दो थपक लगा भी दिया कि विदाउट चलता है ट्रेन में। अब वो कहा कि हमको मार दिया तू, हमको तो मार दिया, अगर हमारा पत्नी के साथ बदतमीजी किया ना, सोच लेना। ये भाई पत्नियों के साथ बदतमीजी कर दिया, बोला पत्नी से कर दिया। अब बूढ़ी माँ है मेरे साथ, अगर बूढ़ी माँ को कुछ अगर बोल दिया ना तो सोच लेना इसके बाद हम क्या कर, हम भूल जाएंगे तुम टिट्टी हो। कि भाई वो ऐसा नहीं था, माओ को बेइज्जती कर दिया बेचारा। अब कहा कि अरे तुम हमको नहीं छोड़ा, मेरी माँ को नहीं छोड़ा, मेरी पत्नी को नहीं छोड़ा, अगर बच्चा को कुछ बोल दिया ना, अब तो तुम सोचना वो जो बचवों को उपाय कर दिया। अब जब सबके कर दिया तो बोला अब बोला और कुछ करना है, तो सीधे बोला आदमी कि नहीं नहीं अब आप जाइए। अब टीटी को भेज दिया, तो बाकी सब पत्नी माँ तो कुछ नहीं बोली,
बचवा सब तो भाई उत्सुक होता है ना, क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर में। तो वो बोला कि अच्छा पिताजी को बात बताइए, आप डटाइए गए थे, ये पूरा हम सब आदमी को डटवाने के पीछे का क्या कारण है सबको डटवा दिया। तो बोला देखो, अगर खाली वो हम डिटेल रहते ना, तो घर जाके तू मैं तुम्हारी मम्मी खूब चर्चा करता कि आज पापा डटाए हैं, आज पापा डटाए हैं। हमारा मजाक उड़ता तुम लोग। तो हम ऐसा उपाय कर दें कि अब कोई किसी को नहीं कहेगा, सब डिटेल है, कौन किसी को कहेगा कि नहीं है। तब उसको आपको बच्चा को समझ में आया कि हम कितने महान पिता के यहाँ पल रहे हैं, है ना, कि बाप रे बाप दिक्कत कर देगा। वही जिन्ना सोचा कि भाई अगर हम अकेले फंस गए मैटर में दिक्कत हो जाएगा। क्रिप्स बेचारा मुंह बना के चल गया। क्रिप्स को भारत आने का कोई फायदा नहीं हुआ, है ना, किसी प्रकार से क्रिप्स का बात नहीं माना गया। क्रिप्स गया भारत में, इधर अपनी आंदोलन चलता रहा। इतिहास के अंदर जो आपने पढ़ा है कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म भी हुआ, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड भी हुआ, खत्म भी हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ ना, द्वितीय विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध ये जब खत्म हो गया, तो बेसिकली ये खत्म हुआ था कब? 15 अगस्त 1945 को। इसलिए यहां पे एक लॉजिक्स ध्यान रखेंगे कि भारत 15 अगस्त को इसी कारण स्वतंत्र हुआ था क्योंकि अंग्रेजों के लिए 15 अगस्त का डेट विक्ट्री डेट था, है ना। कि आखिर से तो सवाल हो सकता है कि आखिर क्या कारण था कि 15 अगस्त को ही आजादी मिली, 16 अगस्त को नहीं मिली, 14 को नहीं मिली। इंडिया को उन्होंने इंडिपेंडेंट किया 15 अगस्त को। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इसका रीजन हमारे पास है कि हमने 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया था, इस वजह से हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। लेकिन 15 अगस्त का कोई रीजन साफ दिखता नहीं है कि आखिर कौन सा ऐसा मूड बदला। तो पावर ट्रांसफर करने का काम दिया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन बेबेल को पहले था, बेबेल यहां पे था ना, तो बेबेले को जिम्मेवारी था कि ये काम करो, तुम ही सब निपटा के आओ। बेबेल डर गया। आजादी के टाइम भारत का माहौल इतना खराब हो गया था कि गवर्नर जनरल वायसराय को लगता था कि लोग हम ही को मार देगा, इसलिए डरता था कि क्या करे, इस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पावर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो, शक्ति का सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए। तो सत्ता के हस्तांतरण करने की बात चल रही थी कि भाई किस तरह से करे। तो अब इसमें हुआ कि भाई बेबेल कह दिया कि हमारा बस का बात नहीं है, बंटवारा करना पड़ेगा, अब बंटवारा हम नहीं कर पाएंगे, लोग हम ही को मार देगा। तब देखा कि भाई बढ़िया अधिकारी हमारे यहाँ कौन है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान के को नतमस्तक करवाने वाला जो था, मतलब वहां पे जो ड्यूटी कर रहा था, वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन को संपर्क किया गया कि काम करिए, आपको इंडिया जाना है, इंडिया जाकर के पावर ट्रांसफर जो है सो ट्रांसफर करके आइए। तब लॉर्ड माउंटबेटन आया, बेबेल यहां से गए, और वही जब आया था तो 3 जून 1947 3 जून 1947 में भारत विभाजन का प्लान रखा भारत में। और इसी प्लान में कहा जाता है कि पाकिस्तान को उसने व्यवहारिक रूप दे दिया था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। 3 जून 1947 को एक नक्शे के तौर पे, एक ड्राफ्टिंग के तौर पे पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया था। उसने डिसाइड कर लिया था, इसको कहते हैं माउंटबेटन प्लान ही, जो 3 जून 1947 को रखा था। ठीक है, इस प्लान को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है, बाल्कन योजना। इंग्लिश में इसको मंकी बर्ड भी कहा जाता है कि मंकी बर्ड प्लान था। ठीक है, तो वो इसी के संदर्भ में यहां पर कहा जाता है। तो 3 जून 1947 को ये चीज हुआ था। क्लियर है? ध्यान रखेंगे कब हुआ था? 3 जून 1947 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 जून 1947। ठीक है, अब 3 जून 1947 को जब ये यहां पर चीजें हुई थी, माउंटबेटन प्लान आया, तब हुआ कि भाई भारत का विभाजन होगा, और इसी ने तय किया कि हम ये करेंगे। और इसीलिए ये देखा कि 15 बाल्कन प्लान, और इसलिए देखा कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, तो यहां पर अमेरिका ने अपना आत्मसमर्पण किया था।
तो ये सोचा कि यही अच्छा डेट है, क्योंकि 15 अगस्त अंग्रेजों के लिए विक्ट्री डेट था। होता है ना कि कोई कोई डेट इंपॉर्टेंट होता है सब लोग के लाइफ में, होता है ना, किसी का बर्थडे, किसी का मैरिज डे, किसी का फर्स्ट मीट डे, व्हेन वाज फर्स्टली मीटिंग, है ना, तो है कौन फर्स्ट राइड होता है क्राई, बॉन्ड। अच्छा, हम हम कहे कि कह रहे क्राइंग डे, मतलब कि कोई मैटर हुआ सब, है ना। ये भी तो, अरे ये भी तो होता है ना, मैंने मैंने यदि, ठीक, अब मान लीजिए कि वो क्राई होता है ना, तो ये तो होबे ना करता है, मीटिंग वूटिंग होने के बाद कभी ना कभी तो इसका डेट आएगा, है ना, है कि नहीं। अरे ई डेट आएगा जी, ये तो आएबे करेगा, कहे कि मतलब कोई ना कोई बात पर विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, मैटर हो गया, तो होना ही है। तो जब होगा तो क्या होगा, तो लेकिन ये सब डेट कोई याद नहीं रखता है ना, ये सब क्या है, ये सब सैड डेट है, ये सब झगड़ा झंझट का डेट को याद रखता है, झगड़ा झंझट का डेट को याद नहीं रखता है, हाँ? झगड़ा झंझट वाला डेट वो आदमी याद रखता है जिसको कि मैटर को खत्म कर देना है ना, तो आदमी याद रखेगा। जिसको अपने मैटर को कंटिन्यू करना है वो भूल जाता है, इग्नोर कर देता है कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सब लोग के लिए वो डेट इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ब्रिटेन के लिए 15 अगस्त का डेट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सोचा कि भारत जैसे देश को 15 ही अगस्त को आजाद कर देते हैं, ताकि हमारे लिए गौरव का विषय रहेगा कि हम उस दिन आजाद किए तुमको, जिस दिन हमारा एक महत्वपूर्ण मेमोरेबल डे था, क्योंकि हमने इसी दिन एशिया का ही शक्ति जापान को नतमस्तक करवाया था। तो भारत को 15 अगस्त को आजादी मिलने का कारण यही है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था, अब ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध जीत गया था। तो उसके लिए एक विक्ट्री डेट था, तो उसी विक्ट्री डेट पे उसने इंडिया जैसे कॉलोनियल स्टेट को इंडिपेंडेंसी दे दी। ये सब काम लॉर्ड माउंटबेटन कर रहा था। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो ब्रिटेन दिखावा का ताकतवर दिख रहा था, लेकिन हो गया था अंदर से जर्जर कमजोर। अब कमजोर हो जाने से क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरे वर्ल्ड में दो पावरफुल शक्तियां सामने आई। एक आया यूएसए और एक आया यूएसएसआर, और दोनों ने मिल करके यूके पर दबाव बनाया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। आप ब्रिटेन को कहा कि सुनो, हो गया तुम्हारा काम, अब जो है सो कि तुमको कुछ नहीं करना है, अब तुम जितना जो गुलाम बना कर रखे हुए ना सबको रिलीज करो, सबको रिलीज करो, किसी को तुमको नहीं रखना है ना। तब इसने कह दिया कि सबको रिलीज करो, और जब सबको रिलीज करने का बात कह दिया, तो इसी में हुआ कि भाई इंडिया को भी रिलीज करो। तब आया इंडिया कैबिनेट मिशन प्लान, भारत को आजाद करने के लिए। और देखिए सरकार बदल गई थी 1946 में ही, ब्रिटेन में सरकार बदल गई और 46 में आ गई लेबर पार्टी। पूछा सकता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। तो लेबर पार्टी सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बन गया क्लीमेंट इटली। कंजर्वेटिव पार्टी क्या सिंबल? रोजेस ये लोग जनरली यूज करते थे, रोज। लेबर पार्टी अलग है और कंजर्वेटिव पार्टी अलग है। तो 46 में जिस पार्टी का शासन था वो लेबर पार्टी थी, और कंजर्वेटिव पार्टी का शासन 42 में था। ठीक है, तो क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर था। अब इसने क्या किया, कैबिनेट मिशन भेजा। ठीक है, अब देखिए क्या भेजा, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन प्लान भेजने का मतलब समझते हैं कि उस जो भी आदमी आया था वो सब उसका कैबिनेट मिनिस्टर था, इसलिए उसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। जो भी आया सब वो क्या था, उसका कैबिनेट मिनिस्टर था, क्लेमेंट एटली। ठीक है, ये प्रधानमंत्री था उस समय। अब आया कैबिनेट मिशन प्लान भारत 1946 में ही।
कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इस समय लेबर पार्टी की सरकार थी, क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर थे और ये आया, ठीक है। अब इसमें भी क्या थे, 3 लोग थे। अब देखिए यहां पर अध्यक्ष बदल गया, यहां पर अध्यक्ष था पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स। सर स्ट्रफर्ड क्रिप्स। अब देखिए इससे एक बात और समझ में आ गई होगी आपको कि कैबिनेट मिशन में वही 3 लोग थे जो क्रिप्स मिशन में थे, बस अध्यक्ष बदला था और नाम बदला था, ठीक है। चेयरमैन बदल गया, यहां पर अध्यक्ष हो गया ये पैंथिक लॉरेंस। सरकार में बदला हुआ था, लेकिन ये देखिए क्रिप्स वहां था, यहाँ है, ये सब यहाँ है। माने सब हमारे एक जो बिहार से एक पूरे नेता थे जो कि अब नहीं है बेचारे, है ना, रामविलास जी, है ना। तो रामविलास जी का आप पॉलिटिकल करियर पढ़िएगा तो सरकार चाहे किसी की भी हो, मिनिस्ट्री उनके पास जरूर रहती थी, है ना। हम्म हम्म अब देखिए इसका, लेकिन अभी जो उनके जो पुत्र हैं चिराग चिराग पासवान, बिहार में जितने लोग अभी नेता बन रहे हैं ना, इसमें योग्यता के मामले में वो लगता है कि वो बेहतर व्यक्ति है, योग्यता के मामले में, क्वालिफिकेशन के मामले में। जब बोलते हैं तो बहुत शालीनता के साथ बोलते हैं, शब्दों का चयन गंभीर होता है, बढ़िया होता है, अलबल कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो उनका एक अपना ये है, मतलब न्यू जनरेशन में लीडर्स ऐसे बनने चाहिए जो भाषा की गरिमा का ध्यान रखे, सीमा का ध्यान रखे कि हमको कहां तक बोलना है, किसी का अपमान नहीं करना है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग बात है ना, कमियां गिनाना भी अलग बात है, हम कमियां बनाएंगे गिलाएंगे। आप कभी फुर्सत मिले तो संसद टीवी देखिएगा, संसद टीवी। भाई सब मीडिया वाला सब तो, कोई गोदी मीडिया है, कोई गोदी मीडिया का विरोधी है ना, कोई राहुल मीडिया है, सब अलग अलग मीडिया सब है। लेकिन आप संसद टीवी पे जाइएगा ना, तो संसद नाम से तो लग रहा है कि सरकारी, लेकिन वहां पर बड़ा निष्पक्ष सब बातचीत होता है। वहां आप देखिएगा डिबेट में जितना आदमी आएगा उसका बात करने का तरीका देखिएगा। सब अधिकारी, नेता लोग को तो बुलेबे नहीं करता है, और अगर नेता लोग को बुला भी दिया ना तो वहां नेता जाके भी सुधर जाता है। आप देखिए वही नेता अगर ये सब टीवी पर आएगा ना चैनल पर, तो कैसा बदतमीजी से बात करेगा। और वही नेता का अगर आप चलिए संसद टीवी पर डिबेट देखने, उसमें डिबेट आता है देश देशांतर, हिंदी मीडियम के लिए आता है देश देशांतर करके, रोज देश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होती है उसमें। इंग्लिश मीडियम के लिए आता है द बिग पिक्चर, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन का इशू होता है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है। वहां आप देखिएगा कि ऐसा नहीं कि सब लोग एक दूसरे का समर्थन करते हैं, सब विरोध करता है, सब एक दूसरे का कमी निकालता है कि देखिए ये यहां पर गलत कर रही है, ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन बात करने का तरीका उनका इतना बेहतरीन होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि डिबेट हो रहा है। अब वही इस सब का चैनल खोल के देख लीजिए, ये सब बोलबे करेगा, इसे लगेगा कि परमाणु बम अब गिर जाएगा, अब एकदम गिरने की स्थिति में है, भगवान हमें बचा रहे हैं, वो वाला सिचुएशन है। तो उसको देखने के लिए, क्योंकि वहां पे क्या ना, सिविल सर्विस में सब डिबेट से सीधे क्वेश्चन बनता है ना, करंट अफेयर्स सीधे वहां से आता है। वो लोग डिबेट में बोलेगा, क्योंकि लोग अच्छा बात क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम बोलेगा ना तो सॉल्यूशन भी बताता है। नेताजी लोग का दिक्कत क्या है कि खाली प्रॉब्लम गिनाएगा, सोल्यूशन नहीं बताएगा। वो डिबेट देखिएगा तो उसमें आपको अगर बेरोजगारी पे बात हो रही है तो बोलने वाला आदमी बताएगा कि अच्छा बेरोजगारी को खत्म करने के क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए, वो बताएगा। भारत में ये समस्या है, गरीबी है, भुखमरी है, तो बताएगा कि क्या क्या करने से हम इसको कम कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको आइडिया लगता है पॉलिसी मेकिंग में, कि आपको कोई नीति निर्माण करना हो तो आप बेहतर नीति निर्माण करेंगे वहां से आइडिया लेकर के, इसलिए वैसा चीज जो है उसको बनाया जाता है। तो यहां पर ये सब लोग आए थे। तो पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा किस योजना के आधार पर बनी थी, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। लिख लेंगे कि इसी योजना के आधार पर
भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था? इसी योजना के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा इसी योजना के आधार पर बनी थी, है ना। और देखिए, इसने संविधान सभा की कुल सीटें निर्धारित की थी कि टोटल सीटें क्या होंगी, तो टोटल सीट किया था 389। तो इसने निश्चित किया था कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या होगी 389। ठीक है, कि 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे। कहेंगे एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था ना, लगभग 10 लाख की जनसंख्या। एक आदमी के पास कितना था? 10 लाख। हाँ, अभी पार्लियामेंट्रियन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया गया था। सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। सामान्य तौर पे जितना इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, वो ऐसे ही होता है ना। अभी आप देखें, राज्यसभा का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, विधान परिषद में कुछ लोगों का चुनाव, है ना, वो इसी प्रोसेस पे होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको होता है इस प्रोसेस पर, और जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें हम लोग अभी से लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन है। हम लोग स्वयं जाकर के वोट कर रहे हैं, है ना, वोट करके अपना कैंडिडेट चुन रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट को कहते हैं सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। ये इनडायरेक्ट का है। और प्रत्यक्ष रूप से कोई चुनाव होगा तो उसकी प्रक्रिया आपसे पूछा जाए, क्या कहेंगे? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। और प्रत्यक्ष चुनाव होगा तो ऐसे ही होगा। और डायरेक्ट जो चुनाव होता है, जिसमें हम लोग वोट करते हैं, आम आदमी वोट करता है, तो डायरेक्ट चुनाव जो होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, है ना। हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, तो इसलिए आप देखते हैं कि हम लोग वाला चुनाव में देखिए, सांसद चुनाव हो रहा है ना, एक को वोट किसी को ज्यादा आएगा ना तो चुनाव जीत जाएगा। एक वोट भी यदि किसी को ज्यादा आ गया अपने प्रतिद्वंदी से तो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में आपको अपने साथी कैंडिडेट से अगर एक वोट ज्यादा आ गया तो आप चुनाव जीत नहीं जीतिएगा। आपको टोटल जितना वोट पड़ा होगा ना, उस वोट का 50% से ज्यादा वोट आपको मिलेगा, तभी आप जीता हुआ माना जाइएगा।
इन्हें की एगो वोट आगे ज्यादा आ गए तो आप जीत गए। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में का अच्छा बात यह है कि वास्तव में वही जाता है जिसको लोग चुनना चाहते हैं। और डायरेक्ट इलेक्शन का एक डिसएडवांटेज ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जनता जिसको चाहती है वो चुनाव जीत ही नहीं पाता है, और जिसको कम लोग चाहते हैं वो जीत के चल जाता है, क्योंकि वोटों का बंटवारा हो जाता है। अब वोट के बंटवारा होने से क्या होता है कि उस आदमी को फायदा हो जाता है, इसको थोड़ा बाकियों से थोड़ा ज्यादा मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि पटना संसदीय क्षेत्र है ना, तब पटना संसदीय क्षेत्र में 3 गो कैंडिडेट हैं, ए बी और सी। अब पटना में टोटल वोट है 100, ठीक है। तो मान लीजिए कि 40 गो वोट आ गया ए को, अब 25 गो वोट आया बी को, अब 35 गो वोट आया सी को। चुनाव कौन जीत गया जी? ए जीत गया चुनाव। लेकिन इन दोनों का वोटवा तन जोड़ दीजिए 60%। इसका मतलब हुआ कि पटना की 60% जनता ए को अपना सांसद नहीं चुनना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से उनके वोटों का बंटवारा हो गया, जिसके वजह से ए चला गया सदन के अंदर में। तो जीतने वाला ये कहता है कि हम जीत गए हैं, हम बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल जाएंगे जिनको अपने क्षेत्र का 50% से ज्यादा भी वोट नहीं मिल पाता है और चुनाव जीत के चल जाते हैं। तो क्या वहां की बहुसंख्यक जनता इनको चाहती है? नहीं चाहती, लेकिन चुनाव जीत के चल जाते हैं क्योंकि वोट का बंटवारा हो गया है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की खामी है, क्योंकि इसमें वैसा चीज नहीं है। वह इनडायरेक्ट वाला में क्या है कि अगर 100 गो वोट गिरा ना, तो ये अगर 100 गो वोट गिर गया तो ये तभी जीता हूं माना जाएगा जब इसको कम से कम 51 गो वोट होगा। 51 गो वोट होने का मतलब है कि कम से कम चलिए उस क्षेत्र का 50% से ज्यादा जनता तो आपको चाहती है ना कम से कम। तो ये एक बात। अभी नहीं कि 30% पर आप जीत गए, 12% पे आप जीत गए, कहिएगा कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं, है ना। लेकिन तो ये इसका एक डिसएडवांटेज, इसका एक मतलब लाभ नहीं है, लेकिन ये चल रहा है क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है ना वो बैलेट पेपर पर हो सकता है, उसको आप ईवीएम पर नहीं करा सकते हैं। तो और उसके कराने के लिए फिर अगर आप डायरेक्ट कराएंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा ब्लेड वाले सिस्टम पर। आप ब्लेड वाला सिस्टम पर आप जाइएगा तो फिर आपको पर्यावरण को थोड़ा क्षति पहुंचेगा, क्योंकि कागज बनाना पड़ेगा बड़े स्तर पर। इसी सब चीज की वजह से तो ईवीएम को लाया गया, है ना। तो और इसके साथ एक चीज और है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में जनता को भी शिक्षित रहना पड़ेगा, तब जाके वो वोट कर पाएगी ठीक से। नहीं तो अब इस सांसद विधायक लोग का भी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि वोट कैसे करना, तब वोटों पे फोकस कर देता है सब, अपन पता नहीं रहता है, गलत वोट डाल देता है तो वोटे बर्बाद कर देता है। तो ये लोग को भी ट्रेनिंग करवाया जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव से 2 दिन पहले बता दिया था कि देखो ऐसे ऐसे आपको वोट देना है, नहीं तो गड़बड़े कर देगा। जाके वोट देके एक आदमी को चलाएगा। इसमें जितना आदमी चुनाव लड़ रहा था सबको वोट देना पड़ता है, इन्हें कि एगो को देके चलाइएगा, ऐसा समझ जाता है ना। तभी हमें जिसको जिताना है उसको वोट देके आ गए। इनडायरेक्ट इलेक्शन में आप जाइएगा वोट देने, तो जितना कैंडिडेट खड़ा हुआ ना आपको उस पद के लिए सबको वोट देना है। अब उसमें आपको वरीयता देना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, है ना। तो प्रेफरेंस के आधार पर आपको वोट सबको करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में माना जाता है कि वो ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है, लेकिन अब वही है कि उसका प्रोसेस थोड़ा जटिल है, तो इस वजह से वो आम जनता के स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर हम उसको इम्प्लीमेंट में नहीं ला पा रहे हैं। नहीं तो उस प्रोसेस में डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छे से निखर के सामने आती है, ठीक है। तो लेकिन संविधान सभा का चुनाव ऐसे ही हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ था, डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। और इसमें आप देखें कि लगभग सब पार्टी के लोग थे, सारे समुदाय के लोग थे। उस समय भारत में रहने वाली जनसंख्या का जितना वर्ग था उस हर वर्ग का एक ना एक आदमी संविधान सभा में था, भले उसका संख्या कम ही क्यों ना हो। अगर मान लीजिए कि आज वाले सिस्टम में संविधान सभा का चुनाव हुआ रहता फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम पे, तो पता चलता कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता संविधान सभा में, क्योंकि बहुसंख्यक लोग अपने हिसाब से वोट कर देते ना, तो चुनाव हार जाता। लेकिन अब इसको कर दिया सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व में कर दिया। अब एक अनुपात में तो आपको सबके पास जाना है, और उसमें यह ध्यान रखा गया कि हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर धर्म, हर जाति के लोग संविधान सभा में हो। ऐसा न हो कि एक भी कम्युनिटी कोई भारत में ऐसी रह जाए जिसका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा में न हो। तो पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक संस्था बनी थी संविधान सभा,
जिसमें हर जाति संप्रदाय के लोग जो है इसमें विद्यमान थे। ठीक है, तो ये सब हो रहा था कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पे, क्या, अमेरिका से। ठीक है, अब यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए 389 सीट्स था। अभी 389 सीट को भी कैबिनेट मिशन जो था वो बाइफरकेट कर दिया था, उसको बांट दिया था। 389 को 3 भाग में बांट दिया था। 3 भाग में कैसे बांट दिया था, तो आप देखिएगा कि इसको क्या कर दिया था। कहा कि 292 मेंबर्स, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित किए जाएंगे, है ना। इसने कह दिया कि 292 जो होंगे वो कहां से आएंगे, ब्रिटिश प्रांत से। 292 मेंबर्स वेयर इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस एरिया। 292 सदस्यों को ब्रिटिश प्रांत से चुना जाएगा। ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे कि कहा गया कि 93 मेंबर्स वे आर नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासत, है ना, कि इन लोग का चुनाव होना था, 292 का चुनाव। 93 गो देसी रियासत, यानी कि जहां पर राजा सब था भारत में, देसी रियासत से मनोनीत होंगे। मनोनीत, मनोनीत मतलब इनका चुनाव नहीं होगा, इनका नाम एक करके इनको भेज दिया जाए कि भाई ये हमारे तरफ से जाएंगे, है ना। तो मनोनयन होना था, इनका चुनाव नहीं था। तो राजा को जिसको मन करता अपने यहां से एक आदमी को भेज सकता था संविधान सभा में। तो 93 लोग का मनोनयन होना था, मनोनीत, नॉमिनेटेड। ठीक है, नॉमिनेशन। अब 4 लोग जो थे, ये 4 लोग का भी चुनाव होना था, और ये आने थे ब्रिटिश आयुक्त क्षेत्र से। ब्रिटिश आयुक्त, ब्रिटिश कमिश्नरी एरिया। 4 मेंबर्स वेयर इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश कमिश्नरी एरिया। ब्रिटिश आयुक्त क्षेत्र से 4 लोगों का निर्वाचन होना था। किसको, ब्रिटिश आयुक्त क्षेत्र का मतलब भी हो, जैसे कि आज कैसे यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, जो सीधे सेंटर के कंट्रोल में है। तो जो ब्रिटिश गवर्नर के कंट्रोल में था ब्रिटिश प्रांत, जो राजा के कंट्रोल में था, और गवर्नर भी इसमें भागीदारी करते थे, देसी रियासत। आज जहां पर छोटा एरिया था लेकिन सेंसिटिव था, तो सीधे गवर्नर ही कंट्रोल करता था। जैसे कि इसमें था दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो ये सब सेंसिटिव जोन था, सेंटर पॉइंट था। तो सेंटर पॉइंट सीधे सेंटर अपना कंट्रोल में किए हुए था। जैसे आज यूटी है, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दिल्ली, है ना, जम्मू कश्मीर, तो क्या है, सेंटर ने कंट्रोल करके रखा हुआ है कि कोई विवाद होगा तो हम तुरंत कैप्चर कर लेंगे, हम तुरंत ये कर लेंगे। तो ऐसा जगह जो थोड़ा सेंसिटिव टाइप का था, वो गवर्नर खुद ही मॉनिटर करता था। यहां पर भी गवर्नर का मॉनिटर होता था, लेकिन गवर्नर भी एक गवर्नर अपॉइंट करता था। यहाँ एक तो हेड होता था जो पूरे भारत का वायसराय, उसके अंदर में लोग यहाँ पे काम करते थे। लेकिन जो सीधे वायसराय कंट्रोल में रखता था वो था ब्रिटिश आयुक्त क्षेत्र। क्लियर है, हाँ, प्रेसिडेंसी का जो उनके कंट्रोल में था। ब्रिटिश प्रांत देखिए, ब्रिटिश प्रांत का मतलब कि जो राज्य जो सीधे ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, वहां कोई राजा वजा नहीं था, उसको वो पूरा तरह से अपना में मिला लिया था, मतलब कि अपने कंट्रोल में रखे हुए था। देसी रियासत का मतलब है कि राजा यहाँ पर थे, लेकिन पावर राजा के पास नहीं था, राजा सिंबॉलिक रूप से थे, अब पावर उसी के पास, लेकिन राजा थे यहाँ पर, तो देसी रियासत। आज जहां पर राजा नहीं थे, सीधे तौर पर ब्रिटेन गवर्नर इसको कंट्रोल करता था, या वायसराय, वो था आयुक्त क्षेत्र। ठीक है, तो अब देखिए चुनाव कितना पर होना था, बोलिए। हाँ, उस समय सबका मिला करके, उस समय विभाजन नहीं हुआ था। 1946 में कहाँ विभाजन हुआ था, 47 में विभाजन हुआ, तो उस समय पूरा संयुक्त रूप से बना था। ठीक है, तो अब देखिए, तो टोटल चुनाव कितना सीट पर होना था जी, 296 पर होना था, क्योंकि 292 ही हाँ, आज 4 गो ही हाँ, तो चुनाव होना था 296 पर। आई 93 लोग को तो चुनाव होना ही नहीं था, ये लोग तो नॉमिनेट होके आने थे, है ना। तो 296 पर चुनाव होना था जी। तो 296 पर चुनाव हुआ, तो कहा जाता है कि जुलाई से लेकर के
सितंबर 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। और इसमें 208 सीट कांग्रेस जीत गई, 208 को कांग्रेस जीत गई। और इसमें 73 सीट मुस्लिम लीग जीत गई, 73 को मुस्लिम लीग, अब 15 को जीता अदर। अब देखिए, अब जैसे ही 73 को सीट आया ना मुस्लिम लीग को, तो जिन्ना परेशान हो गए। अब जिन्ना ये कहना शुरू कर दिए कि भारत में मुसलमानों का हित सुरक्षित नहीं है। अहित सुरक्षित नहीं था जिन्ना का, लेकिन थोप दिया वो सबके ऊपर। जिन्ना का इतना दुर्गति हुआ ना, जब वो मरा था, इतिहास पढ़िएगा, 3 घंटा तक बॉडी पर मतलब माछी लग रही थी, कोई पूछने नहीं जा रहा था। उसी के पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान के नोट पर उसका फोटो लगा, उसी पाकिस्तान में जिस डेड बॉडी, जिस गाड़ी से उसकी डेड बॉडी लेके जा रहे थे ना, बीचे रास्ता में उस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। जिन्ना का बॉडी जा रहा था उसमें। सरकार को कांटेक्ट किया गया कि सर पेट्रोल खत्म हो गया। बोला ठीक है, प्रक्रिया से जाएगा, सरकारी गाड़ी है तो थोड़ा कहीं भरा लीजिएगा पेट्रोल आप। 2-3 घंटा लगा वहां पर। उस समय एसी उसी था नहीं, बॉडी दुर्गंध से महक रहा था, ड्राइवर चलाना नहीं चाहता था गाड़ी। ये दुर्गति हुई थी जिन्ना की, है ना। तो जो कर्म करिएगा वो तो भोगिएगा ना। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है जी, दूर में यही है सब। और सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, एवरीवन। हम लोग जो करेंगे ना यहीं पर उसको पूरा करके जाना है। इसलिए कर्म से डरना है खाली। कुछ करें, किसी के साथ अच्छा करेंगे तो इसी जीवन में कोई ना कोई आपको जो नहीं हो जानता होगा, नहीं हो पहचानता होगा, आके आपके साथ अच्छा करके चल जाएगा। क्योंकि आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा हो जाएगा। अगर कहीं पे किसी के साथ कुछ गलत कर दिया ना, कुछ बुरा कर दिया किसी का, तो यहीं पर होगा आपके साथ बुरा। फिर आप सोचिएगा आपने कैसे हो गया, क्योंकि आपने किया है तो हो गया। करने के बाद तो याद आ ही जाता है ना। जब कोई मैटर होता है बुरा तो आपको याद आएगा कि आपने कहा, किसके साथ क्या किया है ना। तो वो होगा। इस आदमी ने अपनी एक महत्वाकांक्षा के लिए कितने लोगों को मरवा दिया। 1947 का इमेज अगर आप देखिएगा, भारत का विभाजन का त्रासदी, इतने लोग मर रहे थे। मतलब आदमी का कोई वैल्यू नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था जी। इस तरह से चीजें हो रही थी, है ना। मतलब अगर इस तरह से कोई विभाजन, चाहे मान लीजिए कोई घर का विभाजन होता हो, उसमें मारकाट हो जाए, मारामारी हो जाए, तो कौन विभाजन करेगा जी? काहे के लिए विभाजन? हट जाइए वहां से। अगर मान लीजिए कि शांति स्थापित नहीं हो पा रहा है ना, विभाजन एकदम से जरूरी लग रहा है, तो क्या करिए? हट जाइए वहां से। लेकिन विभाजन क्यों करना, है ना। मतलब तो ये भी तो होता है ना कि अगर मान लीजिए आपके किसी से मत नहीं मिल रहे हैं, आप परिवार में हैं, आप परिवार में आपका, आपके भाई से चाहे बंधु से, किसी से आपका मत नहीं मिल रहा है, अपने आप में इतना कैपेबिलिटी डेवलप कीजिए कि किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। पहला चीज तो ये कि किसी पर निर्भर रहिएगा तभी आप दिक्कत में रहिएगा। अपने में क्वालिटी होगा ना, तो अपने पर विश्वास रखिए कि कहीं रहेंगे उतनी योग्यता है कि कमा लेंगे, खा लेंगे। तो विभाजन की आवश्यकता किसी से आपको नहीं पड़ेगी। और अत्यधिक संपत्ति कौन लेके गया है कि आप और हम लेके जाएंगे? अपनी योग्यता से जितना कमा लेंगे उतना काफी है। अरे बाप दादा का तो बहुत अरबों खरबों था, बहुत एकड़ जमीन था, आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। खेत में जाने तक का किसी को टाइम नहीं है कि जाकर के पहचान ले कम से कम कि कौन किसका खेत है, नहीं है। फिर भी लड़ाई झगड़ा का बात होगा ना तो लोग लड़ लेगा। तो जब हमारे पूर्वज उसको लेकर के नहीं गए, वर्तमान माने लेके चल जाएंगे, हम लोग लेके चल जाएंगे, कौन नहीं लेके जाएगा, यह रह जाएगा। तो इस अगर जब ये सब है तो फिर आपस में कभी भी अपने परिवार के अंदर किसी चीज में इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए, है ना। अगर कोई आपसे कुछ ज्यादा लेना चाह रहा है, परिवार का कोई आदमी है और आपको लग रहा है कि आप परिवार में ठगा रहे हैं, तो ठगा जाइए, ठगा जाइए, क्या दिक्कत है? कोई दूसरा ठग रहा है। भाई से किस बात का झगड़ा जी? अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई आपको ठग लिया, एंजॉय कीजिए, भाई ही तो है आपका, क्या दिक्कत है? ठग लिया ठग लिया। लेकिन अब भाई कैसे ठग लिया, भौजाई कैसे ठग ली, अरे पगला, ठग ली तो ठग ली, होना चाहिए ना जी। तो कहते कि राम को खाली अयोध्या में थोड़े बसाना है, मंदिर में, राम को घर तक लेके आइए।
देखिए नहीं है, लेकिन लेकिन और भी लोग हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज को बहुत अच्छे से मानते हैं, है ना। हाँ, अब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नहीं मानते, जिसके वजह से बहुत सारा परिवार टूट गया जी, है ना। लेकिन देखिए, हम लोग काहे नहीं मानते, नहीं मानने का कोई रीजन है। हम लोग सोचते हैं ना कि हम क्यों करें, सामने वाला नहीं कर रहा है तो, यही सोचते हैं ना कि हम मान लीजिए कि हम कर रहे हैं, अब सामने वाला हमको करिए नहीं रहा है। आप अपना क्वालिटी दिखाइए ना, अगर आप अच्छे हैं तो आप अपना अच्छापन दिखाइए। बाकी अगर आदमी बुरा है तो अपना बुरापन दिखाएगा। अरे जिस दुकानदार के पास जो आइटम है वही ना बेचेगा। आपके पास अच्छा आइटम है तो आप अपना बेचिए, सामने वाले के पास खराब आइटम है वो बेचेगा अपना, क्या दिक्कत है। आप अपना सही चीज दिखाइए ना। और ये सत्य मानिए कि अगर आपके साथ कोई बहुत बुरा भी कर रहा है ना, और उसके साथ आप लगातार अच्छा करिएगा ना एक दिन जाकर उस आदमी को समझ में आ जाएगा कि हम ठीक नहीं किए, और वो आत्मग्लानि से भर जाएगा। वो भले आपके सामने आके नहीं एक्सेप्ट करे, लेकिन जब भी वो अकेले में मैं आपसे झूठ बोल सकता हूं, आप मेरे से झूठ बोल दीजिएगा, लेकिन हम सब जब अपने एकांत में रहेंगे, अपने अकेलेपन में रहेंगे ना, तो हमको पता होगा कि हम क्या सही किए और क्या गलत किए हैं। तो अपने एक अकेलेपन से आप नहीं भाग सकते हैं, वहां तो आपको समझ में आएगा ही। आप किसी के साथ अच्छा करिएगा, वो आपके साथ बुरा करेगा, उसको एक टाइम पर लगेगा कि हमने ठीक नहीं किया। अब भले वो अपने ईगो में, एटीट्यूड में सार्वजनिक तौर पे स्वीकार ना करे, वो अलग बात है, लेकिन उसको ये समझ में आएगा। और ये स्थिति होने, इसलिए दंड का भुगतान यहीं पर करना है। जिन्ना जैसा आदमी, मैंने उसके बारे में जब आप पढ़िएगा, जब देखिएगा कि अंतिम 47 से लेकर के 50 तक का जो जो सीन है, वो किस प्रकार से बीता, तो बहुत कष्ट में बीता। अब बहुत स्थिति खराब हुई, है ना। तो इसलिए कर्तव्य जो है, कर्म जो है, वो ठीक तरीके से अपना करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आया यहां पर 73 को सीट अपना करनी से, अब क्या कह दिया कि भारत में मुसलमानों का हित सुरक्षित नहीं है। इसके लिए गांव में वो किस्सा कहता है कि चले न जाने अंगनवा टेढ़। अब कोई आंगन में चल रहा है, अब बार बार गिर रहा है, तो क्या कह देगा कि आंगने टेढ़ है, आंगने ठीक नहीं बना। अरे पागल आदमी, ठीक से चलो ना देख करके, नहीं गिरोगे। तो गिर गए बेचारे। अब देखिए, चुनाव से पहले बहिष्कार नहीं किए, चुनाव आ गया, रिजल्ट देख लिए, और रिजल्ट देखने के बाद कह दिया कि हम भारत के संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं, हम इसमें नहीं रहेंगे, हमको अलग पाकिस्तान बना करके दो, हम पाकिस्तान में अपना अलग संविधान सभा बनाएंगे। तो यह बोलना था तो चुनाव नहीं लड़ते आप, तो चुनाव लड़ गए। चुनाव में आपको सीट कम आया, तो सीट कम आया तो जिन्ना का सबसे बड़ा डर यही था कि जब संविधान सभा बैठेगी तो ये कांग्रेस को 208 सीट है, ये तो हमारा बातें नहीं सुनेगा, सब अपना मन का संविधान बना लेगा। लेकिन ये जिन्ना का मिसकंसेप्शन था। उस समय भी भारत के संविधान सभा में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम थे। आज भी पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम की संख्या हमारे देश में है, और हमारे यहाँ तब भी सब लोग सुरक्षित थे, हमारे यहाँ आज भी सब लोग सुरक्षित हैं। उनके यहाँ तब भी लोग असुरक्षित थे, उनके यहाँ आज भी लोग असुरक्षित हैं। तो सुरक्षा और असुरक्षा तो अपनी नीतियों से पैदा होता है ना। जब देश आजाद हुआ तो गांधी और जिन्ना के बीच में एक बात हुई कि यदि कोई हिंदू चाहता है कि वो पाकिस्तान में रहे तो पाकिस्तान में रहेगा, उसको आप जबरदस्ती भेज नहीं सकते हैं भारत। बोला ठीक है। और यदि कोई मुस्लिम भारत में रहना चाहता है तो हम उसको नहीं भेजेंगे, जिसको जहां मन वहां रहेगा। अपना मर्जी से अगर कोई पाकिस्तान चल जाए तो चल जाए, हम नहीं भेजेंगे किसी को, आप भी मत भेजिए किसी को, तय हो गया। लेकिन स्थिति क्या हुई, हमारे यहां लगभग 3% के अप्रोक्स में माइनॉरिटीज की संख्या थी, जो बढ़ करके 30% के अप्रोक्स में पहुंची, और वहां पर 3% था माइनॉरिटी, जो घट करके -5 पे पहुंच गया। कहां गए लोग, क्या किया इनके साथ आप, या तो मार दिया, या भाग गए, या फिर धर्म बदलवा दिया आपने। यही हुआ ना। संख्या बढ़ी क्यों नहीं, जैसे हमारे यहां संख्या बढ़ी, पुष्पित पल्लवित हुई, सब लोग खुशी से हंसी से बढ़िया से रह रहे हैं, वैसे आपके यहां भी रहने चाहिए, क्योंकि आप हमारे ही तो थे। ये पूरा भारत वर्ष का ही हिस्सा है ना पाकिस्तान, पाकिस्तान कोई अलग थोड़ी है। जैसे आपके घर में चाचा है, उनसे बंटवारा हो गया आपका, तो चाचा का अलग घर हो गया, आपका अलग घर हो गया। तो वही बात है भारत पाकिस्तान का, कि एक ही भाई थे, बंटवारा हो गया, एक ने अपना अलग घर बना लिया, एक ने अपना अलग घर बना लिया।
लेकिन दोनों को जिम्मेवारी दी गई कि दोनों लोग अपने अपने घर में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखेंगे। एक ने सुरक्षित रखा, एक ने खत्म कर दिया। और इसी खत्म करने का नतीजा है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, क्योंकि आपने खत्म कर दिया। तो ये हमारी मजबूरी है कि जो आए हैं उनको हम नागरिकता दें, नहीं तो कहां जाएंगे, कौन से देश में रहेंगे वो, देना तो मजबूरी रहेगा हमारा। तो यहां पर जो है सो इन्होंने क्या कर दिया, देखा कि हमारा सीट कम हो गया, और कह दिया कि भारत में मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं है, हम अलग रहेंगे। आज जैसे ही ये लोग यहां से निकल गए, मतलब जिन्ना अपना निकल गए, तो संविधान सभा का सीट घट गया। जब पाकिस्तान को मिला करके संविधान सभा थी तो 389 थी, और जब वो लोग सेपरेट हो गए तब टोटल संख्या हो गया 299। पाकिस्तान बनने के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या हो गई 299। ध्यान रखिएगा, जब मुस्लिम लीग के सदस्य यहां से निकल गए तो संख्या हो गई 299। और इन्होंने फर्स्ट मीटिंग से ही ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जी हम जो है सो भारत के साथ नहीं रहेंगे, है ना, मतलब कि हम यहां पे नहीं रहेंगे, हम इन चीजों को जो है सो नहीं करेंगे। ये इन्होंने अनाउंसमेंट यहीं पर अपना कर दिया। ठीक है, हाँ 299 जो थे ये इंडिया में रह गए। ठीक है, जिन्ना की सबसे बड़ी जिद कि इनके बात अगर कोई मुस्लिम नहीं सुनता था ना तो इसको मुस्लिम मानवे नहीं करते थे। ये बताइए कितना गलत बात है। इनसे बड़ा ना नेता थे कलाम साहब, उसमें मौलाना अबुल कलाम, है ना, उसमें थे यंगेस्ट चेयरमैन कांग्रेस के। ये आदमी उनको भी नहीं सुनने को चाहते थे, कहते थे कि नहीं हम ही सबसे ज्यादा योग्य हैं, उनके पास योग्यता नहीं है। इन लोगों से बढ़िया नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, इनको हम भूल जाते हैं। ये इतिहास के चैप्टर्स भी कुछ इस प्रकार से हैं कि भाई इनको स्थान उतना ज्यादा नहीं दिया गया जिनका बाकी लोगों को दे दिया गया, है ना। बढ़ियाता दिया गया कि मान लीजिए क्या क्लास में सब शांत थे, एगो आ जाएगा हुड़दंगू, तब बढ़ियाता देना मजबूरी बन जाएगा ना, उसको बार बार वो इंटरेक्शन रहेगा, बार बार उसका बात सुनना पड़ेगा, बार बार उसको डांटना पड़ेगा। एगो आया था 2 दिन के लिए, है ना, भगाया गया उसको, फोन करके कह रहा था मैंने हमारा एडमिशन दे दीजिए कम से कम, है ना, नहीं ना हो तो एडमिशन अब जो अपना घर है ना। तो अब मान लीजिए कि तो हुड़दुंग करने वाला रहेगा ना तो अट्रैक्शन खींच लेगा, समझते हैं। आप उसको कितना इग्नोर करिएगा ना, अब जैसे मान लीजिए कोई आपके पीछे पड़ गया, है ना, क्या लड़के लोग के साथ ज्यादा होता है, कोई अलबल टाइप का पड़ गया पीछे, अब पड़ गया उसको, उसको इग्नोर कर रही है ना, तब अब फिर भी वो पीछे पीछे जा रहा है, तो वो तो पीछे घूम के तो देखेगा ना जी कि कौन आ रहा है कि नहीं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग साथ एक लड़का था, उसका नाम था भीम, गांव का स्कूल जाते थे हम लोग, तो वो जब आता था ना तो वो अब बिल्कुल अनपढ़ है, उसके पास वीडियो जीवन में नहीं पहुंचेगा, आज भी वो अनपढ़ है ऐसा ही, है ना। उसका शादी हो गया बहुत पहले, है ना, तो उसके घर में उसके पिताजी किराना का दुकान खोल दिए थे, ठीक है। तो उसका आया हित, सब देखा कि अब तो पढ़ेगा, लेकिन तो शादी उदी हालांकि उसका हो गया है, क्योंकि पिताजी का संपत्ति ठीक ठाक था, बकलोल 1 नंबर का। तो क्या किया कि आया ना सब, तो पूछा कि लड़का को बुलाइए, तो आया, तो लड़का बोले कि पूछे धनिया अगर आपके यहाँ 300 रुपए केजी मिल रहा है तो 100 ग्राम का दाम कितना हुआ, पूछा सब उससे। तो वो कहता कि मम्मी, अपनी माँ को बुला रहा है पगला, तो धीरे रहा कि मम्मी को कहला बुला रहे हैं जी, तो कह रहा है कि हम दुकान पर नहीं रहते, मम्मी रहती है। पगला, वो धनिया खरीदने आया तो तुमसे हिसाब जानना चाह रहा है, तो बोला अच्छा ठीक, मम्मी को नहीं बुलाया, तो वो अपना छोटका भाई को बुलाया, तो छोटका भाई उससे ज्यादा तेज है, तो उसको बुलाया, तो वो आ गया, तो वो सब फिर बोला कि महाराज हम तो खाली इनसे जानना चाह रहे हैं कि कहीं हम तो ना धनिया खरीदने आए हैं, कि मैथ कैसा है इनका, 300 रुपए किलो, तो 100 ग्राम का दाम बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, नहीं बताया। माने इस उच्च कोटि का वो विद्वान था, ठीक है। तो जाता था हम लोग के साथ स्कूल, तो हम लोग उसका मजाक बनाते रहते थे कभी कभी, है ना। तो उसको बहुत था शुद्ध काला, प्योर ब्लैक, है ना, और परिवार में उसके सब का बने वो है रंग है, ठीक है। अब पता नहीं कौन उसके घर का, उसके पिता का सलाहकार मिल गया कि वो नया घर बनाया, घरों को रंग करवा दिया पकिया कलर से, है ना। और परिवार का सदस्य सबका ये कलर एक है, और घर का कलर भी एक है, आपको पहचानना मुश्किल है दीवाल है कि आदमी है ना।
मैंने ऐसा ऐसा सलाहकार मिल जाता है, सब वैसा ही है ना, मुश्किल होगा आपको। उसका क्या हुआ कि अब वो स्कूल में आता था, तो हम लोग उसको कहते थे कि अरे देखो तो तुमको कोई देख रहा है, तुम देखो तो, है ना, तो देखे वो खुश हो जाता था। खाली उसको इतने बात कहिए कि वो देखो जी तुमको देख रही है, देख रहा है, अब वो खुश एकदम। अब वो 3 दिन तक हम लोग को पार्टी देता था ये बात पर, खाली कह दिए कि देखो खाली देख रही है, तो ये बात पर पार्टी देता था पगला। उसमें हम लोग से 1-2 बार गलती क्या हो गया कि अब जैसे अब कोई है, कोई मान लीजिए पढ़ रहा है, अब पीछे बैठल है, अब पेन ओन गिर गया, तो कोई उठाएगा तो देखेगा ना जी पीछे, नॉर्मल सा ही अब मान लीजिए कोई देख दिया, हम लोग तोरे देख लो, घूम गए लोग। अब वो पागल हो जाता था कि अरे सही बात बोल रहा है सब, हम लोग हमको हम लोग तो भाई कह के अपना मस्ती करके अपन हट गए दूर, वो पगला पीछे पड़ जाता था, उस पीछे पीछे चल जाता था कहीं के कहीं, है ना। 10th में जब हम लोग गए ना, तो साइकिल का पैसा मिला सबको, साइकिल का पैसा मिल रहा था ना, साइकिल का पैसा मिला था हाई स्कूल में, सबका साइकिल कसाया नया नया, वो भी अपना कसवाया साइकिल। और जब साइकिल कसवाया तो वो घरे कम, आ लोग के दूसरा के गांव में ज्यादा रहता था, है ना। जिसको हम लोग कह दिए कि देखो जी देख रहा है, एकदम समझो कि एकदम माने मान लो कि बढ़ती क्लास में कोई तुमको पीछे मुड़ के देख रहा है, समझ रहा है कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा डेडिकेशन है। अरे भाई वो तो एकदम पागल। उसके बाद सब छुट्टी हुआ तो अपना घर है, वो घर है नहीं, वो साइकिल से चल गया उसके घर। 2-3-4 घंटा घूम घाम के आया, फिर शाम को अपना पार्टी उठी दिया। तो किसी भी लड़का को अगर पार्टी लेना था तो उसको यूज कर लेता था सब, है ना। अभी अब उसको अब ये सब बतवा बुझाता है, तो अब देखता था, कहता है, यार हमको तुम लोग बड़ा शोषण किया है ना, कि तो शोषण करने लगे तुम ये था, है ना, तो तुम्हारा क्या करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। तो उस तरीके से उसका अपना स्थिति था। उसके बाद भी पढ़वे नहीं किया, जो पढ़ाई हुआ 10th तक पढ़ा, पास हुआ नहीं था, अब फिर अपना वहीं पर रह गया, अपना वहीं पर अपना सब गृहस्थी संभाल रहा है। तो करने का मतलब ये है कि बहुत बार इस तरह का चीज भी, सिचुएशन भी जो है सो बन जाता है। तो यहां पर अब सीट कितना बच गया, 299 गो, आज जिन्ना कह दिए। क्या 73? हाँ, उसमें से एक आध दो नेता यहाँ पे रुक गए थे, एक आध दो नेता यहाँ पर रुक गए, बाकी सब लोग जो मुख्य तौर पे जिन्ना की आइडियोलॉजी को मानते थे वो निकल गए यहाँ से, है ना, वो निकल गए। तो टोटल कुछ यहाँ से निकले, कुछ वहां से भी गए, देसी रियासतों में से भी एक आध दो चले गए। तो सब घटा उठा करके जो सीट हमारे पास बच गया वो 299 को बच गया संविधान सभा में। और इस हाँ, तो बाकी उधर से भी लोग गए थे, 93 वाला में से जो नॉमिनेट होने होके आने थे, तो जिनका देसी रियासत पड़ गया उधर उस क्षेत्र में। जैसे कि भारत में उस समय 565 को देसी रियासत था, तो 565 देसी रियासत में 13 को देसी रियासत चल गया था पाकिस्तान में। अब 552 को आ गया, हम में 549 को आ गया आराम से। अब 3 को लाने के लिए थोड़ा मारपीट करना पड़ा था, तो मारपीट करके आया सब, है ना। तो बाकी इस तरह से हमारी स्थिति बनी थी, ठीक है। तो अब क्या है कि उन्होंने विरोध कर दिया। अब वो लगे कहने कि भाई हमको जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा तब तक हम जो है सो दूसरा चीज जो है सो नहीं करेंगे, हमको पाकिस्तान का बात किया जाए। तो हमारा जो ये 299 सीट था, इसको लेकर के लोग अपना कहे कि भाई अब वो नहीं बैठेंगे तो नहीं बैठे, संविधान बनाने का काम जो है सो लेट नहीं होगा, अब संविधान बनाने का काम शुरू हो जाएगा। तो संविधान निर्माण की कार्यवाही जो है सो शुरू हो गई। तो लिखेंगे, अब एक हेडिंग बनाएंगे, भारतीय संविधान निर्माण, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान निर्माण प्रक्रिया। अब संविधान निर्माण प्रक्रिया कैसे था, किस प्रकार से था, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि किस तरीके से इसको ये किया गया था। ओके, यहां तक बताइए, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत है ना।